आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं S13 अपनी सीरीज का 13वां पेपर सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। और ये वाला पेपर आपको हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाय सौरभ खरे से प्राप्त किया सकता है। इसका जो टेलीग्राम की लिंक दी गई है वो हमारे उसके नीचे दी गई है। ठीक है, पहला सवाल है आज का। लिख रहा है 2 - 1/3 2 - 3/5 2 - 5/7 डॉट 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 करके लिखा गया है आगे 2 - 997 बटे 999। इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले वाले को सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा 5/6, 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा 9/7। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 999 गुणा 2, तो 999 गुणा 2 ना करके 1000 गुणा 2 कर दो। 1000 गुणा 2 क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, 2000 हो जाएगा, 2 घटा दो भाई। 999 2 का गुणा अगर 1000 बार कर देंगे तो कितना 2000 हो जाएगा, 2 घटा दो कितना हो जाएगा 998। 998 में से 997 जाएगा तो बचेगा 998। 2 गुणा 999 करेंगे तो कितना आएगा 1998। 1998 में से अगर 1997 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1001 बटे कितना हो जाएगा 999। हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, आप इस बात को समझिए। जैसे यहाँ लिखा गया 2 - 997 बट्टे क्या लिखा गया 999। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में से घटा देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम 2 का गुणा 999 करने जाएंगे तो एक तो डायरेक्ट काम है, 2 का गुणा कर लीजिएगा, 997 घटा दीजिए। दूसरा काम है यहाँ पे 2 × 1000 - 1 करके घटाइएगा। ऐसा कहना चाह रहे थे आपसे हम। 2000 - 2, 2000 - 2 कितना 1998 आएगा। 1998 से 997 घटेगा कितना बचेगा 1001। अब डायरेक्ट कर सकते हैं इस काम को। 2 का गुणा अगर 999 करें, 2 का गुणा 1000 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और 2000 के बाद हम कितना घटा देंगे, एक बार 2 घटा देंगे, एक बार 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1998। 1998 में से 997 जाएगा तो बचेगा 1001। यहाँ तक को हमने ऐसा सॉल्यूशन कर लिया। अब आप देखें, अब इसके काटने का तरीका देखिए किस तरीके से बन रहा है। तो ऊपर से नीचे कट रहा, ऊपर से नीचे कट रहा, ऊपर से नीचे कट रहा, ऐसे कटता चला जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा कितना 3 दूनी 5, 3 बचेगा, 3 दूनी 5 रे, 3 दूनी 6 में से क्या 5/3 बचेगा। तो यहाँ बचेगा कितना आपका 1001/3, 1001 बटे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही, कितना हो जाएगा 1001/3। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। लिखा गया है m और n का मान क्या है यदि संख्या m, एक संख्या लिखी गई है m 390 4845 4589 8n। ये 8 और 11 से आ जाती है। ये संख्या किससे आ जाती है 8 से और 11 से। तो m और n एक अंक की पूर्णांक संख्या है, एक अंक की संख्या है। m और n एक अंक, एक डिजिट लेकर आते हैं, वो कह रहा है। तो m और n का मान क्या होगा। m और n का मान निकालने के लिए पहले हम अगर 8 की भाज्यता का नियम देखें तो 8 की भाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः भाज्य हैं तो वह संख्या किससे भाज्य होगी 8 से। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः भाज्य हैं या 000 हैं तो वह संख्या किससे भाज्य होगी 8 से। अब 558 में 5, 8 और n में अगर भैया 8 का भाग देने में चलेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 2। यहाँ कितना होना चाहिए था कि भाग चला जाए, यहाँ पे अगर 4 करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 4, 8 3 क्या हो जाएगा 24, 8 3 हो जाएगा 24। तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी, n बराबर जो होगा, यहाँ कन्फर्म हो गया कि n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4। n की वैल्यू आएगी 4 क्योंकि 8 7 56, 2 8 3 24। तो अब आप यहाँ समझ चुके होंगे कि n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 4। अब n का मान 4 रख लिया। अब हम लोग 11 की भाज्यता चलते हैं।
अब हम लोग किस पे चलते हैं, 11 की व्यवस्था पे। हालांकि ऑप्शन देखा जाए तो ए और बी तो क्लियर हो गया कि ए वाले ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ए और बी वाले में ऑप्शन एन का मान 8 और 6 दिखाया गया, वो नहीं हो पाएगा, या तो सी होगा या डी होगा। अब बात कर लेते हैं 11 की व्यवस्था का नियम में। 11 की व्यवस्था नियम क्या है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल 11, 22 इस तरीके से दिया गया हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः भाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, या इसे कहते हैं, अर्थात इस नियम को कहते हैं अल्टरनेट का नियम। आपको क्या करना है, एक एक छोड़ करके जोड़ दीजिए, 4, 5, फिर 8, 0, 3, क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। इस वाले को अल्टरनेट को जोड़ लीजिए, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 9 25, 25 प्लस m, कितना हो जाएगा, 25 प्लस m। तो हम यहाँ लिख सकते थे 25 प्लस m, यहाँ लिख सकते थे 25 प्लस m, ये बड़ा है -20। या तो ये 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल, यही तो बताया गया, 11, 22, 33 इस तरीके से होना चाहिए था। यहाँ देखेंगे 25 में से 20 जाएगा तो बचेगा m प्लस 5 बराबर, अगर 0 करेंगे तो m बराबर -5, तो माइनस तो लेगा नहीं। अच्छा एक बात और बता दें, तीन प्रकार की वेराइटी यहाँ नहीं हो सकती है। यहाँ पे m और n का मान जो लिया गया है माइनस में नहीं हो सकता है ना, संख्या के बीच माइनस में नहीं होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा, दशमलव के रूप में नहीं होगा, और डबल डिजिट के रूप में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 11 ले रहे, तो m बराबर हो जाएगा कितना, 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 6। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, m की वैल्यू आ जाएगी 6, n की वैल्यू 4। तो ऑप्शन 2 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला, 2 वाले का कितना हो जाएगा, सी वाला। बात क्लियर हो पा रही है। अगला देखो, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में क्या करेंगे, तीसरे नंबर में लिखा है 15 मीटर एक चिकने खंभे पर एक बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। एक कोई बंदर है, चिकना खंभा है, एक मिनट में बंदर जब जाता है तो 5 मीटर तक जाता है, पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में वो 5 मीटर जाता है, और सेकंड मिनट में कह रहा है, और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। जो ऊपर चढ़ा 5 मीटर, दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। तो कुल मिला के अगर इसकी साइकिल सिटी देखी जाए तो 2 मिनट में कितना काम हुआ, 2 मिनट में काम हुआ कितने मीटर का, 5 चढ़ा था, 2 उतर आया, कितना बचा, सॉरी 3 उतर आया, कितना बचेगा 2, 5 चढ़ा था और 3 उतर आया, कितना बचेगा 2। 2 मिनट में 2 मीटर की बात होती है, 2 मिनट में कितना मीटर की बात होती है, 2 मीटर की बात होती है। अब वो कह रहा है बताएं कि खंबे के शीर्ष पर पहुंचने के लिए बंदर को कितना समय लगा। 15 मीटर का खंबा है, याद रखिए 15 मीटर का खंबा है। अब इसको 2 प्रकार से बांटेंगे 15 मीटर को। एक बात गौर करिएगा, जब बंदर यहां से 5 मीटर दूर होगा, अगर यहां से बंदर ने छलांग लगाई तो छलांग पहुंच जाएगा ऊपर। क्या लास्ट छलांग में वो सरक पाएगा, लास्ट छलांग में सरकेगा क्या, नहीं, क्योंकि 5 अगर 5 या 5 से कम है और छलांग लगा दिया तो फिर नीचे सरकने का कोई उसका मतलब नहीं है। तो इसके लिए 5 मीटर अलग से रख लो। अब बचा कितना हमारे पास, 10 मीटर। 10 मीटर वो ऊपर नीचे जाते हुए जाएगा, अंतिम में लगाएगा छलांग तो कहाँ पहुंच जाएगा वो, 15 मीटर में। 5 मीटर को अलग से चढ़वाएंगे तो 10 मीटर को अलग तरीके से चढ़वाएंगे। 10 मीटर जो चढ़ने का तरीका होगा वो 2 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, यहाँ लिखा गया है 2 मिनट में चढ़ता है 2 मीटर। भाई 10 चढ़वाना है, अगर 10 चढ़वाना है 10 के लिए कितने गुणा करेंगे हम लोग, 5 का। यहाँ कितने गुणा करेंगे हम लोग, 5 का। 2 पंचे 10, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट में 10 मीटर ये चढ़ जाएगा, और लास्ट वाला 5 मिनट जब यहाँ पहुंचेगा तो ये छलांग लगाएगा वो, लास्ट वाला तो 1 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 5। यही बात को आपको याद रखना था। इसको चढ़ने के लिए उसको लगेगा 1 मिनट, कितना लगेगा, 1 मिनट। तो इसको लगेगा 10 मिनट, इस वाले पार्ट को, इस 10 मीटर को चढ़ने में लगेगा 10 मिनट, उस 5 मीटर को चढ़ने में लगेगा 1 मिनट, टोटल मिला के हो जाएगा 11 मिनट का समय। कितना मिनट का समय हो जाएगा, 11 मिनट का। 10 मिनट यहाँ पे और 1 मिनट यहाँ पे, क्योंकि 5 के बाद सीधी छलांग मारेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो खंबे से सरकेगा नहीं। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 + 1 = 11 मिनट।
कितना हो जाएगा बेटा 11 मिनट। बात क्लियर हो पा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, तीसरे का हो जाएगा डी वाला। चौथा एक इंपोर्टेंट सवाल है, चौथा जो नंबर लिखा गया है, चार अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। चार अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं, तो भाई हमने मान लिया चार अभाज्य संख्या ए बी सी और डी है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके मात्र दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात वह स्वयं से कटती है और एक से कटती है, प्राइम फैक्टर्स कहलाता है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें प्रथम तीन का गुणनफल, तो ए इंटू बी इंटू सी बराबर कितना लिखा गया 385। दूसरा लिखा गया अंतिम तीन का गुणनफल बी गुणा सी गुणा डी बराबर कितना हो गया 1001। अगर पिछली क्लासें आपने लगातार हमारी की तो ये सवाल आपका बहुत सेकेंडों का था। 1001 किसका गुणा होता है? 7 गुणा 11 गुणा 13 का। 1001 गुणा किसका होता है? 7 गुणा 11 गुणा 13 का। बी सी यहाँ हो गया कितना 11, एक कितना हो गया 7, एक कितना होगा 5। और एक बुद्धिमानी बात और समझ लो, अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो इसका मतलब वहां पे कितना रहा होगा 5, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है 5 है। तो 5 से शुरू कर दो, 5 7 11 और 13, चार संख्या है 5 7 11 और 13 लगातार है। कई संख्या है लगातार हो गई हैं। अब आप देखें तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? तो पहली अभाज्य संख्या होगी 5। पहली अभाज्य संख्या होगी 5। पहली अभाज्य संख्या होगी 5। याद रखिएगा आपको क्या करना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 होता है। बिल्कुल रट के पहुंचिएगा इसको। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहली अभाज्य संख्या ए, चौथे नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन। बात क्लियर हो पा रही है? अगला देखिएगा, पांच नंबर लिखा गया है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 20 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आयु का छोटे की आयु की 5 गुना थी, 5 वर्ष पहले बड़े की आयु का छोटे की आयु की 5 गुना थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन से चले जाइए। जब ऑप्शन दोनों के पूछा गया है, पहले ऑप्शन में लिखा गया है आप 25 और 5, दूसरे में लिखा गया 30 और 10, तीसरे में 35 15 और दो में 50 30। वो इनका डिफरेंस कितना कह रहा है? इनका डिफरेंस 20 का है, यहाँ भी डिफरेंस 20 का, यहाँ भी डिफरेंस कितने का हो रहा है 20 का, यहाँ भी डिफरेंस 20 का। पहला तो सब में क्वालिफाई करा दे रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 20 है। ठीक है, यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आयु का छोटे की आयु की 5 गुना थी, 5 वर्ष पहले की बात की जाए तो 5 वर्ष पहले अगर यहाँ से देखें तो ए वाला व्यक्ति कितने का हो जाएगा 20 का, ये व्यक्ति कितना का हो जाएगा 0 का। 5 गुना क्या हो पा रहा? नहीं हो पा रहा भाई। 0 का 5 गुना करेंगे हो पाएगा? तो ये वाला आंसर नहीं हो पाएगा। दूसरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा 25 का, ये 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा 5 का, 5 गुणा 5 यही हो जाएगा आंसर 55 25। कितने का हो जाएगा 55 25। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ देख लो ये वाला नहीं हो पाएगा, 5 घटाएंगे यहाँ बचेगा 30, यहाँ 5 घटाएंगे बचेगा 10 10 3 गुना हो पा रहा है। यहाँ पे कितने गुना हो पा रहा है 3, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ बचेगा 45, यहाँ बचेगा 25, ए भी नहीं हो पा रहा कोई 5 गुना, ये भी नहीं हो पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो कभी कभी सवाल ऑप्शन से भी लगाना जरूरी होता है। अगला सवाल देखें, छठवां नंबर, छठवें नंबर में क्या लिखा गया है? किसी परिवार के 3 बच्चों की औसत आयु पिता और सबसे बड़े पुत्र की औसत आयु का 20% है। 3 बच्चे हैं, हमने मान लिया 3 बच्चे कौन है? ए बी और सी। अच्छा, बड़ा पुत्र कौन मानेंगे? ए को मान लेंगे। हमेशा ए को माना करो इस तरीके से, क्योंकि ए पहले आता है, जो पृथ्वी में पहले आया तो बड़ा होगा, तो आपका भूलेगा नहीं सवाल। ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है पिता और सबसे बड़े बच्चे की, पिता फादर और सबसे बड़ा बच्चा ए की औसत आयु का 20% है। कब 20% है? मतलब 20% बताओ 1/5। एक समीकरण यहां से बना। माँ और सबसे छोटे बेटे, सबसे छोटे मदर और सबसे छोटा बेटा क्या हो जाएगा सी, की कुल आयु एम प्लस सी कह रहा है 39।
यदि पिता की आयु 26 वर्ष है, एफ बराबर कितना लिखा गया, एफ बराबर यहाँ पे लिखा गया 26, पिता जो है वो कितने का है, 26 का है। तो पूछ रहा है दूसरे बच्चे की आयु कितनी है, बी की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे आप लोग परेशान हो गए होंगे, थोड़ा सा टाइम लगा होगा। आप यहाँ देखिए कितने कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 ये हो गए, और एक मदर हो गई, कौन सा 4, पिता थे 1 5 था, ठीक है। 5 वेरिएबल थे, 5 वेरिएबल के लिए 2 समीकरण दिए गए हैं, 2 समीकरण दिए गए, हालांकि एक की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो मान के चलो 1 2 3 वेरिएबल ये हो गए, पिता की वैल्यू दी गई, कोई बात नहीं, और एक हो गई माँ, 4 वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए, 4, और समीकरण कितने हमारे पास, 2। और 4 वेरिएबल को निकालने के लिए कम से कम 4 समीकरणों की आवश्यकता होगी। कम से कम कितने समीकरणों की आवश्यकता, 4। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट है, आप नहीं निकाल सकते हैं। ये भी आपको परेशान कर सकता है सवाल, इसका हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 7 नंबर, कह रहा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 23 अंग्रेजी बोलते हैं, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 23 अंग्रेजी बोलते हैं, 15 हिंदी बोलते हैं और 18 पंजाबी बोलते हैं। 3 इसके पहले वाला देखो 7 नंबर, सॉरी 7 देखिएगा। एक परचून विक्रेता द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% गेहूं निम्न स्तर का है, जो भी बेचता है वो 10% गेहूं क्या है, निम्न स्तर का है। 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे किस्म के गेहूं की कितनी मात्रा बनाई जाए ताकि नए मिश्रण में निम्न स्तर के गेहूं की प्रतिशतता 5% हो जाए। एक तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते थे, वहाँ पे क्या रखना है, देखो कह रहा है 150 किलोग्राम गेहूं था, अब जो यहाँ मिला जाए, देखिएगा इसमें 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे किस्म के गेहूं की कितनी मात्रा, बस अच्छा किस्म निकालना, तो अच्छा किस्म लिख लो यहाँ पे, कौन सा किस्म, अच्छा किस्म। अच्छा किस्म की मात्रा 10% थी खराब वाली, तो अच्छी वाली कितनी होगी यहाँ पे, 90%। शुरुआत में अगर 10% खराब थी तो अच्छा कितना हो जाएगा, क्योंकि अच्छा मिलाया गया, बस याद रखिएगा इस वाले में अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या अच्छा किस्म रखना है। बाद में जाकर के ताकि नए मिश्रण में निम्न स्तर का गेहूं की प्रतिशतता 5% हो जाए, 5% हो जाए। अगर हम यहाँ कहें खराब वाले की जो खराब किस्म है 5% होगी, तो वो कैसी हो जाएगी आपकी अच्छी किस्म 95%। पहले 90 था, बाद में कितना हो गया 95, कितना मिलाया जाए इस तरीके से निकालना था। आप क्या करेंगे 150 आपस का डिफरेंस कितना आएगा, 95 माइनस 90, बटे नीचे वाले का 100 से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100 माइनस 95। 150 इंटू 5 बटे कितना आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 150 किलोग्राम और मिलाना पड़ेगा, 150 किलोग्राम और मिलाना पड़ेगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है जो हम लोग हमसे पढ़ा होगा, तो इसको हमने पूरा इसको ड्राइव कराया कहाँ से चीज़ें आई हैं। इसको तुम डायरेक्ट लगा सकते थे 150, आया कहाँ से थोड़ा सा और देख ले दूसरे तरीके से, ठीक है ना। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 150 किलोग्राम। दूसरे तरीके से देखा जाए इसका, अगर उसके बाद शुरुआत में 150 किलोग्राम था, देखो खराब बराबर खराब क्यों होता, अच्छा बराबर अच्छे क्यों होगा, है ना। जब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड करना है। 150 किलोग्राम में, अब बताइए 150 किलोग्राम में कह रहा है 10% गेहूं निम्न स्तर का, 10% गेहूं निम्न स्तर का, तो निम्न स्तर का कितना हो जाएगा इसमें 10/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें मिलाना क्या है, 150 किलोग्राम है, 10% निम्न स्तर का है। अब इसमें कह रहा कितना अच्छा मिलाया जाए, अच्छा वाला मिलाया जाए। मान लो अच्छा मिला दिया गया x किलोग्राम, हमने मान लिया x किलोग्राम अच्छा वाला मिला दिया गया, तो अच्छे x के अच्छे जो x किलोग्राम मिलाया गया, जो अच्छा वाला मिलाया गया, इसमें खराब कितना होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खराब बराबर खराब की। मिक्सचर को अलग अलग खराब कितना होगा और एक साथ खराब कैसे होगा, मिक्सचर में अलग अलग खराब कैसे होगा, तो 150 में 10/100 हो जाएगा। x हमने x किलोग्राम खराब अच्छा मिलाया, x किलोग्राम अच्छा मिलाया, तो अच्छे में खराब कितना होगा, अच्छे में अच्छा 100% होगा, तो खराब कितने परसेंट होगा, 0% होगा। कितने परसेंट होगा, 0% होगा, तो x का 0%। बात क्लियर हो पा रही है। अब इसको हमने मिक्सचर में बना दिया, जैसे हम यहां बता रहे हैं, आपको बताना क्या चाह रहे हैं, 2 कंटेनर थे, 150 किलोग्राम वाला था और यहां पे था x किलोग्राम वाला, कितना x किलोग्राम। ये मिक्सचर था बेटा, ये कितना था, मिक्सचर था, ये मिक्सचर था
ये कैसा था आपका मिक्सचर था, और ये आपका कैसा था, ये आपका अच्छा वाला था, ठीक है। बराबर जब बड़ा कंटेनर बनेगा, आप खुद समझिए, जब बड़ा कंटेनर बनेगा इसमें कितना हो जाएगा 150 प्लस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा आपका मिक्सचर हो जाएगा। अब समझना, इस वाले में जितना खराब होगा दोनों में, इसमें भी वही खराब होगा, नहीं होगा, बात एक ही है कि नहीं है। इसमें अलग अलग खराब निकाल लो, इसमें एक साथ खराब निकाल लो, इसमें अलग अलग खराब निकाल लो, इसमें एक साथ। यहां होगा 150 का खराब कितना होगा 10/100, पूरा अच्छा मिलाया गया है तो इसमें कितने परसेंट, इसमें मिक्सचर में खराब वाला कितना होगा, खराब वाला इसमें 10%, इसमें खराब वाला कितना होगा 0%, क्योंकि अच्छा मिलाया गया, कितने परसेंट होगा 0%। और इसमें कितना होगा कह रहा है लास्ट में जाकर के 5% खराब होता है, लास्ट में जाकर के खराब कितना होता है 5%। अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा, इस वाले में 10%, इस वाले में 0%, इस वाले में 0%, और अब एक साथ देखेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस एक्स, 150 प्लस एक्स यहां हो जाएगा 5/100। अलग अलग मिलाकर के खराब निकाल लिया, एक साथ मिलाकर खराब निकाल लिया, वैल्यू निकाल लेंगे यहां से हम लोग। यहां से देखो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 दूनी कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, 300 बराबर हो जाएगा 150 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना होगा 150, कितना मिलाया जाएगा अच्छा वाला। अब आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी, सर सही वाले से लगा सकते, अच्छे वाले से लगा सकते, तो अच्छा वाला यहाँ पे कितना होगा फिर 90%, यहाँ पे अच्छा कितना होगा पूरा 100% होगा, यहाँ पे पूरा अच्छा कितना होगा 95%, इससे भी आप लगा सकते हैं। तो जब मिलाते हैं तो अलग अलग मिलाने से और एक साथ मिलाने से क्या अंतर आता है, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ऐसा ऐसा देख लो तो भी वही हो रहा है, ऐसा देख लो तो ऐसा, ठीक है ना। अब सवाल है 8 नंबर, लिखा गया है, एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 23 अंग्रेजी बोलते हैं, 15 हिंदी बोलते हैं और 18 पंजाबी बोलते हैं, 3 केवल अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, 6 केवल हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, 6 लोग केवल अंग्रेजी व पंजाबी बोलते हैं, यदि 9 केवल अंग्रेजी बोलते हैं तो कितने विद्यार्थी सभी 3 भाषाएं बोलते हैं। इसी सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, 3 का ना ले रहे वेन डायग्राम। कह रहा है 50 विद्यार्थी कक्षा में 23 अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश कितनी बोलते हैं 23, और हिंदी 15 बोलते हैं, और पंजाबी 18 बोलते हैं, 3 केवल अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, 3 केवल अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी 3 ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, 3 ए वाले पार्ट जो अंग्रेजी ए वाला तीनों का पार्ट है, अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं केवल कितने लोग हैं 3 लोग हैं, अंग्रेजी केवल अंग्रेजी और हिंदी बोलते हो कितने लोग हैं 3 लोग हैं, ये वाला छूट जाएगा। 6 केवल हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, 6 केवल हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, 6 केवल हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, और कह रहा है 6 लोग केवल अंग्रेजी और पंजाबी बोलते हैं, 6 अंग्रेजी पंजाबी बोलते हैं। इसके बाद लिखा गया यदि 9 केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 9 केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 9 केवल अंग्रेजी बोलते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 9 केवल अंग्रेजी बोलते हैं तो कितना हो जाएगा। अब आप देखें टोटल कितना होना चाहिए आपका 23 होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए 23। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है 6 3 9 9 18, यहाँ बचेगा कितना 5, कितना बचेगा 6 3 9 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। तो आप यहाँ देख सकते हैं तो तीनों भाषाएं कितने बोलते हैं 5 बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 8 में का डी वाला, कितना हो जाएगा डी वाला। अगला सवाल देखिएगा, जब चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने खपत में इस प्रकार कमी की कि पहले की खर्च में 10% की वृद्धि हुई। यदि 30 किलोग्राम चीनी पहले खपत होती तो चीनी की मासिक खपत निकालना हम लोग जानते हैं मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है खर्च, प्राइस इंटू कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। चीनी के मूल्य में 32%, चीनी का मूल्य मान लो 100 था, 32% वृद्धि कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 132। तो एक परिवार ने खपत में इस प्रकार कमी की कि पहले के खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि हुई। यदि 30 किलोग्राम चीनी पहले खपत होती थी, पहले कितनी खपत होती थी? 30 किलोग्राम। तो ये पहले खर्चा कितना होता था? 100 रुपये मूल्य है चीनी का, 30 किलोग्राम खपत होती है तो कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। अब वो कह रहा है खपत में इस प्रकार कमी की पहले की खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि हुई। खर्च में कितने % वृद्धि हुई? 10% की। तो 3000 का 10% होगा 300, तो हो जाएगा कितना? 3300। अब पूछ रहा है वो चीनी की मासिक खपत निकाल, चीनी की मासिक खपत निकाल, मासिक खपत निकाल इसकी। तो 132 गुणा, मान लो कुछ हमें यहाँ पे मासिक खपत है x किलोग्राम, 132 का भाग इसमें दे लो, कितना हो जाएगा? 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 300। 12x बराबर हो जाएगा 300, x बराबर 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। अब खपत होने लगी 25 किलोग्राम, अब खपत होने लगी 25 किलोग्राम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 9 का हो जाएगा सी। 10 नंबर देखिएगा, ₹18,200 को 18,200 को बांटना किसमें? एक्स और वाई जेड के बीच में, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। इसका जो अनुपात बांटा गया वो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 3 चौका 12, 4 ती 12, 2 6 12। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई, अनुपातिक वैल्यू आई, वो 4 अनुपात 3 अनुपात कितना हो गया? 6। अब बांटना किसको? किसकी वैल्यू निकालना? एक्स का हिस्सा निकालना। एक्स का हिस्सा कितना होगा? 4 होगा। 18,200 में एक्स का हिस्सा 4 हुआ, कहाँ से होगा? 4 3 7 6 13। अगर 13 पार्ट किए जाएंगे बेटा, 6 3 9 4 13, इस 12 को मत ले लेना, कई लोग 12 ले लेंगे, तो खत्म हो गया मामला। कल कितने पार्ट? 4 3 7 6 13 पार्ट किए जाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे? 4। 13 एकम 13, 5 13 चौको 52, 14 चौको 56, कितना हो जाएगा? 5600। डी ऑप्शन 10 का डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 नंबर देखिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य क्रमशः 3960 रुपये और 3600 रुपये है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, देखो एमपी एसपी और सीपी। वो कह रहा है लागत मूल्य मतलब होता है सीपी, क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य लागत मूल्य क्रमशः, तो विक्रय मूल्य पहले लिखा गया तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 3960 और लागत मूल्य हो जाएगा 3600। यदि 12% की छूट दी जाए तो प्रतिशत मूल्य वृद्धि क्या है? 12% की छूट दी जाए, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने % का डिस्काउंट है? 12%। एमपी निकाल सकते हैं, एमपी का कितना हो जाएगा? 3900। एमपी के सामने क्या होता है? 100 बटे 12 का डिस्काउंट है, 12 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 88%। 3960 था, सही है। यहाँ कितना हो जाएगा? 11 8 88, 11 3 33, 6 11 6 66, 4 दूनी 8, 4 25 हम 100 18। यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 25 0 0, 25 8 200, 20, 25 एकम 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। अब वो पूछ रहा है तो 12% की छूट दी जा रही है तो प्रतिशत मूल्य वृद्धि कितना है? यहाँ से कितना बढ़ गया भैया? 3600 से 4500 हो गया, कितना बढ़ गया? 900 बढ़ गया।
तो प्रतिशत वृद्धि 900 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा? 3600 से। गुणा कितना हो जाएगा? 100 पर। 9 चौको 36, 4 25 25% आएगा। कितना हो जाएगा? 25%। ए ऑप्शन 11 हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा? ए। 12 नंबर पर चलते हैं। स्वप्निल जो कि बेईमान व्यापारी है, चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है। चीनी को कहता है हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन जाली बांट का प्रयोग करते हुए करता है और इसलिए 40% का लाभ कमाता है। मतलब गलत बांट का यूज करता है, जाली बांट का यूज करता है और 40% का लाभ कमाता है। 1 किलो वजन के लिए वह कितने ग्राम बांट का प्रयोग करेगा? 1 किलोग्राम वजन के लिए वह कितने ग्राम का प्रयोग करेगा? आप यहाँ देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ हमेशा माना करो 1000 ग्राम का जो CP होगा वो 1000 रुपया होगा। अगर जब ग्राम की, मीटर की बात है 100 माना करो, 100 का CP 100 रुपये मीटर में आएगा, है ना। अब वो कह रहा है चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है। चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है। यहाँ से दो चीज़ें निकाला था। क्रय मूल्य पर बेचता है तो मतलब इसका जो SP है, क्रय मूल्य कितना? 1000 का। 1000 रुपये तो कितने बेचेगा? 1000 रुपये में कहेगा। भैया देखो 1000 में लाए, 1000 में दिया। कितने में दिया? 1000 में बेचने पर वो 40% का लाभ कमाता है। 1000 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 40%। इसका CP निकालना है। CP से कितना लाभ कमाता होगा वो? 40% का। इसका जो वास्तविक जो इसने खरीदा है, कितना खरीदा है वो कितना है, क्योंकि पूरा तो दिया नहीं है, इसने कुछ कम करके दिया है। तो CP का 40% कितना होगा? 1000 होगा। तो हम लिख सकते हैं CP का 140/100 बराबर हो जाएगा 1000। 20 7 20 2500, यहाँ CP बराबर हो जाएगा 5000/। अब बताइए 7 7 49 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 30 7 चौको 28, 714 दशमलव कुछ है, 714 दशमलव रुपये। अब जब समझना थोड़ा, 714 दशमलव कुछ रुपये आएगा। अब बात समझिए, बेचा कितने में था? 1000 में, और खरीदा कितने में है? 714 में। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या बुद्धि लगाना। अगर 1000 ग्राम खरीदते समय की बात कर रहे हैं, जब 1000 ग्राम को खरीदता है कितने में? 1000 रुपये में खरीदता है, तो 714 ग्राम कितने में खरीदा होगा? 714 रुपये में कितना खरीदा होगा? 714 ग्राम। इसका मतलब है 714 ग्राम को ही उसने बेचा है। उसने कितने को बेचा है? 714 ग्राम को। तो पूछ रहा था इसमें कितने ग्राम बांट का यूज किया गया? 1 किलो के स्थान पे उसने कितना दिया है? 714। बात क्लियर हो पा रही? ऑप्शन हो जाएगा B। 13 को लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल वांटेड सवाल है। समझ लो कि मेंस में 24 की मेंस में आना ही आना है सवालों को। ना आए तो गाली मत देना, ठीक है ना, संभावना है ये। 13 नंबर देखें, 32 cos स्क्वायर थीटा। एक बात समझिए पहले इस बात सवाल को समझने के लिए, अगर A sin स्क्वायर थीटा प्लस B cosec स्क्वायर थीटा, कंडीशन क्या होगी? अगर A इज ग्रेटर देन या इक्वल देन B है, A इज ग्रेटर देन इक्वल देन B है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2√AB। कितनी होगी? A बड़ा होगा B से या बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2√AB। अगर A लेस देन और इक्वल देन B है, तो इसकी वैल्यू होगी A प्लस। कई लोग हमेशा यही रट के पहुंच जाते हैं, गलत हो जाता सवाल। अगर B आपका बड़ा है, A छोटा है, अगर A बड़ा है तो 2√AB, अगर A आपका छोटा है तो A प्लस B। अब समझ रहे होंगे सर दोनों बराबर हो जाए। अब बराबर में चाहे इसको लगाओ चाहे इसको, दोनों बराबर आएंगे। देखो A बराबर B करेंगे तो कितना आएगा? 2। A बराबर B तो A स्क्वायर कितना आएगा? 2A आएगा, नहीं आएगा? A बराबर B यहाँ करेंगे तो A प्लस A बराबर कितना आएगा? 2A। तो A बराबर B में कोई समस्या नहीं है, चाहे इस वाले को लगाओ चाहे इस वाले को। अगर बड़ा है A तो 2√AB, अगर A छोटा है तो A प्लस B। क्लियर हो पा रही बात? इसी प्रकार से इस वाले को A के बाद हो जाएगा A cos स्क्वायर थीटा प्लस B sec स्क्वायर थीटा। मिनिमम वैल्यू ही निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू असंभव होगी, इनफाइनाइट चली जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू जो इसकी होगी बेटा वो होगी 2√AB। और कब होगी ये?
जब ए होगी, जब ए बड़ा होगा, कॉस स्क्वायर बड़ा बड़ा होगा किससे, बी से। अगर यहाँ छोटा हो गया बी से तो हो जाएगा ए प्लस। बराबर में चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, दोनों कैसे होंगे, बात एक ही होगी। इंपोर्टेंट है, रट के पहुंचिएगा, सवाल आ चुका है एग्जाम में। अब हम सवाल देखते हैं जिसने क्वालिफाई कराया है। बेटा इसको मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, मैक्सिमम क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, दोनों में असंभव लिखते हैं उसको, क्या कहते हैं, असंभव होगा। ठीक है, मिटाया जाए। अब हम लोग यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं। इसमें लिखा गया 32 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सवाल नहीं बनाया गया है, यहाँ लिखे 32 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख जाएगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 32 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब बताइए इस फॉर्मूला को लागू कराइए इस वाले में, इसका मिनिमम मान कितना होगा, इस वाले का मिनिमम मान कितना होगा, इस वाले का मिनिमम मान होगा, क्योंकि 32 ए बड़ा है, यहाँ पे ए क्या है, ए है, ए क्या है आपका बी, ए इज ग्रेटर देन, तो ए वाला सूत्र लगेगा नहीं लगेगा, लग जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपका 2 इंटू 32 दूनी 64 माइनस 2 तो लगा ही है भाई, कम करना है, माइनस 2 यहाँ से आएगा 8 दूनी 16, 16 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 14। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 32 2ab, अगर a इज ग्रेटर देन b है तो यहाँ 2ab, a 32 दूनी 64, 16 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 14। हो पाएगा, अच्छा सवाल था। 14 नंबर बन गया होगा, बना नहीं बना, कल पूछा गया सवाल। चौदह नंबर में देखो, याद अगर ना हो जाए, भूल जाए अगर, विचलन एक होता है डेविएशन, एक होता है वेरिएंस, इसको कहते हैं प्रसार या प्रसरण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं, इसको कहते हैं विचलन। आप कैसे याद करेंगे, तरीका देखो, कोई थोड़ा मोड़ा विचलन हो रहा, विचल रहा है, प्रसार कर दो, तो जो प्रसार किसका हो पाएगा, जो विचलित हो रहा है उसका प्रसार करेंगे। प्रसार करना बी निकालना है, अगर विचलन कोई प्रसार करना तो इसका स्क्वायर कर दो बस, बी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना याद। अगर विचलित आदमी यहाँ वहाँ विचलित हो रहा है, डेविएट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रसार करना है, उसका स्क्वायर कर दो और विचलित कर दो और फैल जाएगा उसका एरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानक विचलन दिया गया था 6.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 7 42 25, इसका स्क्वायर आएगा इतना 42.25। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिएगा, पंद्रह नंबर में क्या लिखा गया है, साइन ए बराबर लिखा गया है। देखो जब साइन ए की बात आए तो साइन ए का मतलब होता है, ए कोण ए बना करो, साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, लिखा गया है यहाँ पे 4/5। साइन ए बराबर होता है लंब, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो आधार कितना हो जाएगा इसका। पूछा गया tan 3a का मान कितना होगा, tan 3a का मान कितना होगा, कितना होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये वाला सवाल एक सेट में और आ चुका है। अब इसका बस tan की वैल्यू निकाल लो, तो tan की वैल्यू कितनी होगी बेटा, tan a बराबर हो जाएगा tan a 4 बटे कितना हो जाएगा 3। इसकी वैल्यू इसमें रख देना है पूरे में समीकरण में, तो आपका आंसर मैच होने लगेगा। डी वाला इसका ऑप्शन आएगा -44/117 हो जाएगा। तालिका 1 है, तालिका भिन्न प्रकार के ट्रकों के उत्पादन 1000 में दर्शाती है। 16 नंबर लिखा गया, यदि टी प्रकार के ट्रक के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्तीय आरेख द्वारा दर्शाया गया तो 2015 में ट्रकों के उत्पादन को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। आपको करना क्या है, वृत्तीय कोण में जितना ऊपर आए नंबर, ऊपर नंबर बटे टोटल नंबर इंटू कितना कर देना 360, कितना कर देना 360, निकल आएगा नंबर बटे टोटल नंबर गुणा 360। तो 16 का लगा लीजिएगा, 16 का ए आएगा, 17 का डी आएगा
18 का डी फॉर डॉग आएगा 53%, ठीक है। 16, 17, 18, 16 का ए, 17 का डी और 18 का डी, जरूर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगर 19 नंबर, माना x ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसे 2000 में जोड़ने पर 2000 में एक संख्या को x को जोड़ा गया। x सबसे छोटी संख्या है जिसको किसमें जोड़ा गया, 2000। प्राप्त संख्या जो है वो किससे, ए वाली जो संख्या है वो किससे भाज्य हो रही है, 12, 16, 18 और 21 से भाज्य हो रही है। ये पूरी भाज्य हो जा रही है। तो x के अंकों का योग क्या होगा, x के अंकों का योग क्या होगा। यहां से देखो सवाल नहीं लगाना है आपको, x के अंकों का योग पूछा गया। 18 में क्या है, 9 है कि नहीं है, 18 में कितना है, 9। अगर कोई संख्या 18 से विभाज्य हो रही तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, नहीं होगी। अगर कोई संख्या 18 से विभाज्य हो रही तो संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो आपको 9 से विभाज्य करना था। और 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग। क्या होता है, अंकों का योग। इस वाले अंकों का योग, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, इसके अंकों का योग होगा 2। x के अंकों का योग चाहिए है हमको, यहाँ 18 से विभाज्य होना 9, कोई संख्या 18 से विभाज्य हो रही तो 9 से विभाज्य होगी। अब बताइए इसके अंकों का योग कितना होगा कि 2 के साथ मिल जाए। यहाँ कितना होना चाहिए x के स्थान पे, संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन x के अंकों का योग जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा, 7 होगा। x के अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा। 2 पहले से था 2000 का, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो यह संख्या किससे भाज्य हो जाएगी, 9 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। सीपीयू ऐसा ही पूछा गया क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन में था। अगला देखिएगा 20 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35 को कह रहा है, 35, 25 और 40 से भाग देने पर। यहाँ भाग दे रहे हैं तो यहाँ शेष बच रहा है, कह रहा 21। यहाँ जो भाग दे रहे हैं यहाँ शेष बच रहा है 11। यहाँ जब भाग दे रहे हैं तो यहाँ बच रहा है शेष 26। 21, 11 और 26 शेष बच रहा है। तो क्या करें, जब अलग अलग शेष बचेंगे तो आपको बता दें, अलग अलग शेष बचने में क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 35 और 25 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है इसका, 35। अगर तो एक ही डिफरेंस, समान डिफरेंस हो, समझिए बात को, सवाल एक वैरायटी, अगर समान डिफरेंस आता, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21 आ जाता तो हम एलसीएम के साथ क्या जोड़ देते, प्लस 21 जोड़ देते। लेकिन अगर समान डिफरेंस नहीं है तो आप इसको समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 35 में से 21 गया कितना हो जाएगा, 4। 25 में से 21 गया कितना बचेगा, 4, 14। यहाँ कितना बचेगा, 14। यहाँ कितना बचेगा, 14। अब इसका डिफरेंस आ रहा तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंस -14 कितने बार में आ रहा, बटे 1 बार में आ रहा। क्या है सवाल, अगर दूसरी प्रक्रिया होता 2 बार में ऐसा होता तो आप क्या करते, 2 वो भाग देते। इसका एलसीएम लेके 14 घटाना है तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, सबसे ज़्यादा 5 2 कहाँ पर है, 8 में, 8 पंचे 40 हो जाएगा। 3 कहाँ पर है, मिलेगा नहीं कहीं। 5 कहाँ पे, 2 25 में है और 1 7 है, माइनस कितना हो जाएगा, 14। यही इसका असर हो जाए। 25 8 200 और 7 दूनी 1400। 1400 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1386। 1386 वो संख्या होगी जो 35, 25, 40 से भाग देने पर शेषफल 21, 11 और 26 देगी। इस प्रकार से सॉल्यूशन हो गया। दूसरा काम क्या कर सकते थे भाई, 25 का अगर पहाड़ा आता है आपको, 25 का पहाड़ा ऑप्शन में देना शुरू कर दो। 25 का भाग देंगे जब, देखो पहला ऑप्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि 25 का भाग 1400 में पूरा चला जाएगा। मान लो मैं इस विधि से नहीं करना है, अगर भूल जाएं आप तो 25 का भाग 1400 में चला जाएगा। 25 का भाग 1414 में दे लीजिएगा, वहाँ 14 शेष बचने लगेगा। हमें 25 का भाग देने पर 11 शेष बचाना था, याद रखिए 25 का भाग देने पर 11 शेष। इस तरीके से अगर भाग देकर भी देख लेंगे तो आपको वहाँ पे क्वालिफाई करा सकते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।